नमस्कार मित्रों, 24 मार्च 2022 की करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं पर आधारित इस करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपको इस क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम लिंक पर मिलेगी। टेलीग्राम जो है उसका नाम है रियल न्यूज़ के नाम से, REAL, रियल NEWS। ये रियल न्यूज़ नाम से टेलीग्राम है जिसका लिंक आपको यहाँ पर दिया गया। अगर ये लिंक भी नहीं मिले तो आपको एक मोबाइल नंबर दिए गए 8947832370। इस नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपको पीडीएफ लिखना है, तो आपको पीडीएफ जो है वो उसका लिंक उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, बिना किसी देरी के आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए आपके सामने कौन सी खबरें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उन सभी विषयों पर बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि देखिए किससे रिलेटेड है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया। वर्ष 2022 की इस दिवस की थीम क्या रही? प्रारंभिक चेतावनी, प्रारंभिक पर्यावरण सुरक्षा, पूर्व चेतावनी, जीवन रक्षा, पूर्व चेतावनी, पर्यावरण सुरक्षा। इनमें से कौन सा सही जवाब होगा आपको यह बताना है। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है, जरा देखिएगा। प्रारंभिक चेतावनी पर्यावरण सुरक्षा होगी या फिर प्रारंभिक चेतावनी जीवन रक्षा होगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक छोटी सी इसने मिस्टेक कर दी है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर कर दिया है। प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही जो है वो इसका सही जवाब होगा। तो मेरे मित्रों देखिए, इसको मैं सही से यहाँ पर आपके सामने जो है वो लिख देता हूँ। इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, जरा देखिएगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हटाकर इसकी जगह पर अपन कर देते हैं प्रारंभिक चेतावनी, और क्या है यहाँ पर प्रारंभिक चेतावनी के साथ साथ इसको लिखना है प्रारंभिक कार्यवाही करना है। इसकी जगह क्या करना है, प्रारंभिक चेतावनी, प्रारंभिक कार्रवाई तथा प्रारंभिक कार्यवाही जो है वो इसकी सही थीम है। प्रारंभिक कार्यवाही, प्रारंभिक कार्यवाही, ये है इसकी सही थीम है, प्रारंभिक कार्यवाही। आप ऐसा भी कर सकते हैं और इनमें से नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी यहाँ पर है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन सही जवाब आपको मालूम होना चाहिए। प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही जो है वो इसकी सही थीम इस बार होने वाली है। तो चलिए जरा आगे बात करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और इस बार इसकी वर्ष 2022 की थीम क्या रही है वो पक्का याद कर लीजिए, बाकी कुछ याद रहे या न रहे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सही थीम है प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई, यानी चेतावनी और कार्रवाई दो वर्ड आपको याद रखने, प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही दो शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में और डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि और डिटेल इसके बारे में क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 23 तारीख को इसको मनाया जाता है। तो चलिए जरा इसको देखने की कोशिश करिए, यहाँ पर ये दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर विश्व मौसम विज्ञान दिवस है, 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। यहाँ पर इसमें लिखा वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मौसम विज्ञान में हो रहे बदलावों से लोगों को रूबरू और जागरूक करना है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष एक अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम जो है वो प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन जो है वो इसकी थीम है। इसी दिन मौसम विज्ञान संगठन जो है 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम संगठन की जो स्थापना वो की गई थी। ये एक अंतर सरकारी संगठन है, इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन में कुल 191 सदस्य देश है। इस संगठन का इस्तेमाल बाढ़, सूखा, भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, ताकि समय रहते इन आपदाओं से बचा जा सके। तो यहाँ पर हमारे याद करने लायक जो 2-3 बातें हैं वो मैं एक बार फिर रिपीट आपके साथ कर देता हूँ, ताकि आप लोग उसको याद कर सकें। 23 मार्च को तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ये 23 मार्च को मनाया जाता है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ पर इस बार की थीम जो है वो याद रखना है प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक जो है वो कार्यवाही। इसके बाद जो हमारा विश्व मौसम संगठन है, जिसे हम WMO के नाम से जानते हैं, इस WMO की स्थापना कहाँ पर की गई है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा जो है, यहाँ पर जिनेवा का
जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में, यहाँ पर इसका क्या है, मुख्यालय स्थित है। और 1950 में 23 मार्च के दिन क्या किया गया था, यह अंतर सरकारी संगठन जो है इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है। भारत के समाजवादी नेता जिनकी 112वीं जयंती 23 मार्च को मनाई गई, 2022 को मनाएगी, उनका नाम बताइए। यानी समाजवादी ज़्यादातर नेताओं का संबंध उत्तर प्रदेश से आता है, तो ये भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। ऐसे नेता का नाम आप लोगों को बताना है कि कौन से नेता है जिनका नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे मेरे हिसाब। तो मित्रों, इसका सही जवाब होगा राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जो हैं, इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है समाजवादी नेताओं में, तो राम मनोहर लोहिया इसका सही जवाब होगा। कहाँ से संबंध रखते हैं, तो उत्तर प्रदेश से। जयप्रकाश नारायण भी समाजवादी नेताओं में आते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी चरण सिंह जी भी इसी प्रकार के नेताओं में गिने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है वो आपको ध्यान रखना है, ये समाजवादियों का क्या माना जाता है, गढ़ माना जाता है एक तरीके से। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो लखनऊ है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी जी जो हैं दूसरी बार क्या बने, योगी जो हैं दूसरी बार यहाँ पर सीएम बने हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार अपनी सरकार यहाँ पर स्थापित की है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यहाँ की राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल जो है वो यहाँ की क्या है मेरे मित्रों, यहाँ की राज्यपाल है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी। 24 जनवरी 1950 को किसकी स्थापना की गई थी, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 1950 को की गई थी। पहले ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। 1 अप्रैल 1937 जो है, उस समय ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। आगरा और अवध इसके भाग हुआ करते थे। बाद में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड इसे अलग कर दिया गया था। और जनसंख्या के मामले की अगर बात की जाए तो जनसंख्या में इसका पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में जो है वो पहला स्थान आपको पता होगा। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर 80 जो हैं यहाँ पर कौन सी सीटें हैं, तो मेरे मित्रों यहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं, प्लस 31 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं, और 403 विधानसभा की सीटों पर अभी क्या हुए हैं, यहाँ पर चुनाव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी वहाँ पर बनी और बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनाई है। प्लस इसकी सीमा जो है वो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है। इन राज्यों के साथ ये क्या करता है, उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश की किसके साथ लगती है, तो नेपाल के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। प्लस यहाँ का राज्य पक्षी जो है वो सारस है, पशु बारहसिंगा है, पेड़ यहाँ का राज्य पेड़ जो है वो अशोक है, और फूल यहाँ का पलाश है। प्लस यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल, प्रेमचंद, झांसी की रानी बेगम, हजरत महल, लाल बहादुर शास्त्री, कबीर, तुलसी, अमीर खुसरो और हरिवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन और कुमार विश्वास जैसी अनेक हस्तियों को यहाँ पर जन्म लेने का जो है वो अवसर प्राप्त हुआ है। ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया की अगर हम लोग बातचीत करें तो राम मनोहर लोहिया के संदर्भ में देखिए, 23 मार्च 2022 को भारत के समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की 112वीं जयंती जो है वो मनाई गई है। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजनीतिज्ञ व कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में लोहिया ने समाजवादी राजनीति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन समाजवादी विकास के माध्यम से अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए समर्पित किया। उन्होंने वर्ष 1929 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, वर्ष 1932 में बर्लिन में विश्वविद्यालय जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति का अध्ययन किया, मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1934 में लोहिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर एक वामपंथी समूह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है इसके सक्रिय रूप से इसमें शामिल हो गए। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल करने के निर्णय का भरपूर विरोध किया। 48 में लोहिया व सीएसपी सदस्यों कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी। 1955 में लोहिया ने एक नई सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जिसके वे अध्यक्ष बने। साथ ही एक पत्रिका मैनकाइंड जो है वो इनका संपादन किया, और 12 अक्टूबर 1967 को इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो राम मनोहर लोहिया के संदर्भ में आप सभी ये बातें जानते होंगे मेरे हिसाब से। प्रमुख समाजवादी जो है इन प्रमुख समाजवादी नेताओं में इनका जो है वो नाम अग्रणी रूप से क्या किया जाता है, गिना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है और किस तरीके के सवाल पर बात करेंगे।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने निम्न में से किसे समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में क्या किया है, मान्यता दी है अभी हाल ही में, उसका नाम आपको बताना है। यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने निम्न में से किसे समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में, उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंसी सेंटर जिसको अपन कहते हैं, वो उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी है। तो इसका सही जवाब होगा आईएनएस जो शिवाजी है, इस आईएनएस शिवाजी को क्या किया है, इसके रूप में अभी हाल ही में मान्यता प्रदान की है। आईएनएस शिवाजी इसका सही जवाब होगा। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ऐसा किया गया, आईएनएस शिवाजी को उत्कृष्टता केंद्र यानी समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित करने के बारे में विचार विमर्श किया है। तो आईएनएस शिवाजी इसका सही जवाब होगा मेरे मित्रों। अब जरा देखिएगा आईएनएस शिवाजी के बारे में भी हम लोग सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं। आईएनएस शिवाजी हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आईएनएस शिवाजी को समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी है। उत्कृष्टता केंद्र के रूप में आईएनएस शिवाजी को समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता किसी भी सैन्य संगठन के लिए अपनी तरह का पहला ऐसा कार्यक्रम है और यह कौशल प्रौद्योगिकी विकास के लिए आईएनएस शिवाजी की निरंतर प्रतिबद्धता को क्या करता है, दर्शाता है। आईएनएस शिवाजी लोनावाला महाराष्ट्र जो जगह है वहां पर एक भारतीय नौसेना क्या है, एक स्टेशन है, नौसेना स्टेशन है, उसे एक्सीलेंसी सेंटर की जो है वो उपाधि अभी हाल ही में इंजीनियरिंग समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम के लिए प्रदान की गई है। नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जो भारतीय नौसेना तटरक्षक अधिकारियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करता है। 3 प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, सेंटर ऑफ मरीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मरीन इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज जो है उनके क्षेत्र में काम करने वाला ये आईएनएस शिवाजी हमारा एक सेंटर है नौसेना के लिए। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल, डिफेंस स्कूल के सभी पहलुओं पर नौसैनिक कर्मियों को प्रशिक्षित करता है ये स्टेशन। नौसेना स्टेशन को फरवरी 1945 में जो है वो शिवाजी के रूप में, आईएनएस शिवाजी के रूप में इसे नामित किया गया। आईएनएस शिवाजी उत्कृष्टता केंद्र 2014 में एक व्यापक जनादेश के साथ स्थापित किया गया था जिसमें नौसैनिक अनुप्रयोगों हेतु विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को इसमें शामिल किया गया था। उत्कृष्टता केंद्र क्या होता है, एक ऐसा निकाय है जो विशिष्ट क्षेत्रों के लिए नेतृत्व, सर्वोत्तम अभ्यास, अनुसंधान और सहायता प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का काम करता है। एक ऐसा स्थान जहां उच्च मानकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी उन पर होती है, उसे उत्कृष्टता केंद्र कहा जाता है। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन 24 से 27 मार्च 2022 तक बेगम, यहाँ पर लिखा है बेगमपेट एयरपोर्ट जो है वो हैदराबाद में किसके द्वारा किया जा रहा है, आपको यह बताना है। यानी विंग्स इंडिया 2022 जो है इस तरीके का एक आयोजन जो है वो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद है में किसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। एक प्रकार का विंग्स इंडिया 2022 नाम का एक सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तो इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है इसके द्वारा भी इसमें भाग लिया जा रहा है। कौन सा मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है तो आपको पता होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके मंत्रालय के मंत्री हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, इसके अलावा भारतीय वाणिज्य उद्योग संघ है। यानी ये सभी मिलकर इसमें काम करें, सभी मिलकर इसमें काम करें। तो इस मंत्रालय के मंत्री कौन है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मंत्रालय के मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य जो है वो इस मंत्रालय के क्या हैं, मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मंत्रालय के मंत्री हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ ये सभी मिलकर जो है वो विंग्स इंडिया 2022 सम्मेलन का क्या कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। तो आपसे परीक्षा में सीधा भी सवाल पूछा जा सकता है, विंग्स इंडिया 2022 जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, इंडिया 22 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तब आपको जवाब देना है कि भैया इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, हैदराबाद में इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया, हैदराबाद में। और 2022 का विंग्स इंडिया 2022 एक सम्मेलन है जिसका आयोजन भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ के द्वारा इसका आयोजन हैदराबाद में 24 से 27 मार्च 2022 तक इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अभी हाल ही में हैदराबाद में आपको पता है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का भी उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और हैदराबाद जो है वो वर्तमान में कहाँ की राजधानी है तो तेलंगाना की राजधानी है, ये बात आप सब जानते हैं। और आगामी परीक्षाओं में आपसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी पर सवाल निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री ने
विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया है? विप्लवी जो भारत गैलरी है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने कल शाम को यह है कलकत्ता में किया, और कलकत्ता जो है वो आपको पता है पश्चिमी बंगाल जो है यहाँ की क्या है, राजधानी, और पश्चिमी बंगाल में सरकार किसकी है, ममता दीदी की। और बहुत ही इस प्रकार का माहौल वहाँ पर बना हुआ है कि रोजाना एक तरफ टीएमसी और एक तरफ बीजेपी, इन दोनों पार्टियों में वहाँ पर क्लह रहती है। एक तो कौन सी है, बीजेपी, और एक कौन सी है, टीएमसी। इन दोनों के कार्यकर्ताओं में आपस में इस प्रकार की होड़ रहती है और हत्या तक मामले जो है वो पहुंच जाते हैं। तो अभी हाल ही में इस प्रकार का एक मामला नया सामने आया। ममता बनर्जी की यहाँ पर सरकार है पश्चिमी बंगाल में, और कलकत्ता में ही विप्लवी भारत गैलरी का अभी हाल ही में क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। यह आपको समझना है, बहुत अच्छे से ये बात ध्यान रखिएगा। पश्चिमी बंगाल जो है वो एक विशेष प्रकार का भारत का राज्य है, जिसको लेकर के कई बार इस प्रकार की चर्चाएं चलती रहती है। जब बंगाल का विभाजन हुआ, कब, बंगाल का जब क्या हुआ, विभाजन हुआ, उस बंगाल के विभाजन के समय दो प्रकार के बंगाल बने, एक तो बना पश्चिमी बंगाल और एक बना पूर्वी बंगाल। जो आज का पश्चिमी बंगाल है वो उसी समय का पश्चिमी बंगाल था, लेकिन आज का जो पूर्वी बंगाल, आज का जो बंगाल है वो उस समय का पूर्वी बंगाल कहलाता था। तो ये बात भी आप लोग क्या करना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे इसके बारे में वो बातचीत हम लोग देखते हैं क्या है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि यहाँ पर हमने 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में उसे बनाया, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो है इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाहौर षड्यंत्र मामला था, तो 24 मार्च 1931 को मृत्युदंड का आदेश दिया गया था। और 23 मार्च 1931 को, यानी जो है वो एक दिन पहले फांसी, ये 21 मार्च है, 23 मार्च नहीं है मेरे मित्रों। तो 23 मार्च को ही फांसी क्या कर दी गई थी, इन्हें दे दी गई थी। 23 वर्ष के थे उस समय भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए इन्होंने अपनी जो है वो अंतिम जो यात्रा थी उस समय इन्होंने खुद जाकर फांसी के फंदे को चूम लिया था। तो ये बातें ध्यान रखना। और इन्हीं की याद में जो है वो क्या किया गया है, विप्लवी गैलरी जो है, विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है, तो कलकत्ता जो है, कलकत्ता, यहाँ पर विप्लवी गैलरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो भारत के प्रधानमंत्री जो है इन्होंने इस गैलरी का उद्घाटन अभी हाल ही में किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पश्चिमी बंगाल के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हमें जाननी चाहिए। जो बंगाल है वो एक तरफ नेपाल के साथ सीमा बनाता है, इसकी सीमा जो है वो सिक्किम के साथ भी लगती है, आपको पता होगा। इसके अलावा भूटान के साथ भी इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और यहाँ पर एक बात आप लोगों को समझनी है मेरे मित्रों, बिहार जो है इसके साथ, झारखंड जो है इसके साथ, और उड़ीसा के साथ इसकी सीमाएं जो है वो साझा होती है। एक तरफ जहाँ आप लोग देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से, यहाँ पर किस किस के साथ इसकी क्या लगती है, सीमाएं स्पर्श होती है। तो इधर वाले मैप में अगर देखोगे तो आपको बिहार के साथ इसकी सीमा साझा होती हुई नजर आएगी, इधर नेपाल के साथ सीमा साझा होती नजर आएगी, और ऊपर वाला हिस्सा सिक्किम, और इधर वाला हिस्सा जो है इसका भूटान के साथ। इधर जो है वो ये वाला हिस्सा इसका बिहार के अलावा जो झारखंड है उसके साथ, और नीचे वाला हिस्सा इसका उड़ीसा के साथ स्पर्श होगा। और इधर वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पता है वो बंगाल, जो बांग्लादेश है उसके साथ स्पर्श होती है। और ज़्यादा अगर गहराई से मैं इस मैप को आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि भैया ये वाली सीमा इसकी जो है वो भूटान के साथ जो है वो स्पर्श होती है, इधर सिक्किम के साथ, इधर वाली नेपाल के साथ, इधर बिहार के साथ भी इसकी सीमा लगती है, इधर झारखंड के साथ भी लगती है, और ये वाली हिस्सा जो है वो किसके साथ, उड़ीसा के साथ लगती है। अब जरा देखिएगा, तीन जो है वो देश, जिसमें बांग्लादेश है, भूटान है और आपका नेपाल है, इन तीन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, प्लस सिक्किम एक, फिर बिहार दो, फिर झारखंड तीन, और आपके पास यहाँ पर जो है वो 4 नंबर उड़ीसा है। इन अलग अलग भागों के साथ ये क्या करता है, सीमा बनाता है। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आप लोगों के दिमाग में समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, और कलकत्ता यहाँ पर स्थित है जहाँ पर विप्लवी गैलरी का अभी हाल ही में क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। अगला सवाल 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए और इसका सही जवाब देने की कोशिश करिए। भारत व पड़ोसी देशों के साथ विकास सहयोग पर चर्चा हेतु यूजीसी जो है, इस नाम से भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए, विकास सहयोग पर चर्चा करने के लिए यूजीसी एएस
एपी का आयोजन कहाँ पर हाल ही में किया गया, यानी एक सम्मेलन का आयोजन इनमें से कौन सी जगह पर अभी हाल ही में किया गया है? दिल्ली विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, राजस्थान विश्वविद्यालय में या त्रिपुरा विश्वविद्यालय में? तो त्रिपुरा विश्वविद्यालय में अभी हाल ही में जो है वो इस प्रकार का आयोजन किया गया है। भारत और उसके पड़ोसी जो देश है इनके साथ विकास पर सहयोग पर चर्चा करने के लिए यूजीसी ASP, ऐसा भी आपके सामने लिखा हुआ आ जा सकता है, यूजीसी SAP भी लिखा हुआ आ सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। इस नाम से एक सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो त्रिपुरा विश्वविद्यालय में ऐसा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली बात क्या है। त्रिपुरा के बारे में अगर हम बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी जो है वो आपको पता अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। अगरतला यहाँ की राजधानी है। प्लस इसके साथ साथ आपको पता होगा मेरे दोस्तों, विप्लव कुमार देव जो हैं यहाँ पर क्या है, सीएम की भूमिका निभाते हैं और 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ पर 60 सीटें जो है वो विधानसभा की है, प्लस 2 सीट यहाँ पर किसके, लोकसभा की, और 1 सीट यहाँ पर किसकी है, विधानसभा की। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 21 जनवरी 1972 को इसका गठन किया गया। 1972 को क्या किया गया था, यहाँ पर इसका गठन किया गया था। ये बात आप लोग जानते हैं। त्रिपुरा का हाई कोर्ट है। यहाँ पर बंगाली और ककबरक और अंग्रेजी भाषा जो है इसका प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। ये बात भी आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, यहाँ पर है एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, आपको यह बताना है। एयर क्वालिटी 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर इनमें से कौन सा है? तो आपको पता होगा राजस्थान का भिवाड़ी शहर जो है, राजस्थान का भिवाड़ी शहर जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, ये कहाँ पर है? तो राजस्थान के अलवर में पड़ता है और यह है पूरे देश का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो माना गया, यानी देश का ही नहीं दुनिया भर का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भिवाड़ी है। इसके बाद आपको पता होगा गाजियाबाद है, दिल्ली है, जौनपुर है, इन सब का स्थान आता है। राजस्थान के कई शहर जो हैं वो प्रदूषण के मामले में सबसे आगे पहुंच रहे हैं, जिसमें भिवाड़ी जो है वो सबसे आगे कहाँ पर है? अलवर जिले में है, और अलवर जो है वो राजस्थान का एक क्या है, जिला है। ये ध्यान रखिएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में ऐसा हो रहा है और बहुत ही चिंताजनक बात है ऐसा होना। अब जरा समझिएगा इस पूरी बात को। यहाँ है, हमें लगी दिल्ली की हवा, भिवाड़ी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। भिवाड़ी का प्रदूषण जो है 106.2 है। इसके बाद आपको पता होगा 2 नंबर पर 102 जो है वो गाजियाबाद का है। इसके बाद 96.4 जो दिल्ली का है। उसके बाद 5वां जौनपुर का है, नोएडा का है, जोधपुर का है, कोटा का है, जयपुर का है। यानी राजस्थान के शहरों की बात करें तो राजस्थान का भिवाड़ी 1 है। इसके बाद में आपका जोधपुर जो है वो 2 नंबर यानी 45वें नंबर पर है, दूसरा शहर है। और कोटा जो है वो 69 पर तीसरा शहर है। और इसके बाद जयपुर जो है वो इसमें चौथा जो शहर है। राजस्थान के इस प्रकार के शहरों को शामिल किया गया, यानी 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 63 जो है वो भारत के, दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानियों में शामिल की गई है। तो ये बात हमारे लिए बड़ा चिंताजनक है। और जोधपुर जो है वो 45वें नंबर पर है। जोधपुर जो है वो 45वें नंबर पर है और जयपुर 70 नंबर पर है। तो ये सभी जो हैं वो बातें हमारे लिए चिंताजनक है। राजस्थान के 4 शहर जो हैं वो इस प्रकार की रैंक में अपना स्थान बनाए हुए। सबसे ज़्यादा प्रदूषित अगर बात करें तो भिवाड़ी है हमारा, जो कि अलवर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। यही रिपोर्ट आपके सामने मैंने दोबारा से इसको रखने की कोशिश की है। दिल्ली लगातार चौथी बार प्रदूषण की राजधानी। राजस्थान की भिवाड़ी में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। दुनिया के शीर्ष 10 प्रदूषित राजधानियों की अगर बात करें तो दिल्ली सबसे आगे है, फिर बांग्लादेश की राजधानी ढाका, फिर चाड की राजधानी नजामिया, फिर तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, उसके बाद ओमान की राजधानी मस्कट, उसके बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू, उसके बाद बहरीन की राजधानी मनामा, फिर इराक की राजधानी बगदाद, फिर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। इनका जो है वो प्रदूषण का मामला बड़ा खराब है। और यहाँ पर WHO के मानक से 20 गुना ज़्यादा खराब हमारी हवा है। राजस्थान के भी शहरों की अगर स्थिति देखी जाए तो बड़ी दयनीय स्थिति है। राजस्थान का भिवाड़ी शहर सबसे आगे, फिर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का, होतान चीन का, दिल्ली भारत, जौनपुर उत्तर प्रदेश, फैसलाबाद पाकिस्तान, नोएडा उत्तर प्रदेश, भावलपुर पाकिस्तान, पेशावर पाकिस्तान और बागपत उत्तर प्रदेश पाकिस्तान। ये शहर बड़े प्रदूषित हैं। शीर्ष 5 प्रदूषित देश की अगर बात करें तो बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है, फिर चाड है, फिर पाकिस्तान है, फिर तजाकिस्तान है। यानी शीर्ष 5 देशों में अगर बात करें तो भारत का 5वां स्थान इसमें है। तो ये स्थिति जो है वो पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखी जाए तो बड़ी चिंताजनक है। हमें इस बातों को याद रखना है, परीक्षा में ऐसे सवाल आ सकते हैं।
अगले सवाल की अगर हम बात करें तो देखिए सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है, जिसे 23 मार्च 2022 को पर्यटकों के लिए क्या कर दिया जा रहा है, खोला जा रहा है। तो यह पर ट्यूलिप गार्डन जो है वो कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जो हैं, यहाँ पर उपराज्यपाल कौन है भैया, मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल है, मनोज सिन्हा। इन्होंने क्या किया है, जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ट्यूलिप गार्डन को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया और 23 मार्च 2022 से इसे ओपन कर दिया गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, एशिया का सबसे बड़ा क्या है, गार्डन है। तो ये बात भी हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। पहले उपराज्यपाल जो हैं उनकी अगर बात की जाए तो वो कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे। गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के पहले उपराज्यपाल थे। गिरीश चंद्र जो है यहाँ के पहले उपराज्यपाल थे। और लद्दाख की अगर बात करें तो वहाँ के राधाकृष्णन माथुर। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उत्तराखंड में अभी पुष्कर सिंह धामी जो है वो नए सीएम बने हैं। तो ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा है, 23 मार्च से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। मनोज सिन्हा ने पर्यटकों को यहाँ आने के लिए क्या किया है, आमंत्रित किया है। और उत्तराखंड की बात आप लोग जानते हैं, पुष्कर सिंह धामी जो है, पुष्कर धामी जो है वो यहाँ के दूसरी बार क्या बने हैं, सीएम बने। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल इस पार्टी के क्या है, मुखिया हैं, यानी सुप्रीमो हैं। आप पार्टी जो है इसकी सरकार यहाँ पर और पंजाब में बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, जरा देखिएगा। यूएन एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टी लेक्टिटिज्म में नियुक्त भारतीय कौन है, जरा बताइएगा। यूएन एडवाइजरी बोर्ड जो है इसके बारे में हमारी बातचीत चल रही है। यूएन एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलेटरिज्म में नियुक्त भारतीय इनमें से कौन है, उस भारतीय का नाम हमें बताना है। तो इस भारतीय का नाम है मेरे मित्रों जयंती घोष। कौन भारतीय है, जयंती घोष का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जा सकता है और यहाँ पर इसका सही जवाब भी क्या होगा, जयंती घोष होगा। जयंती घोष जो है इनको यूएन में एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव जो है वो मल्टीलेटरिज्म में नियुक्त अभी हाल ही में किया गया है। यहाँ पर यूएन एडवाइजरी के रूप में इन्हें यूएन में किसके द्वारा अपॉइंट किया गया, तो यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो हैं इनके द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया। आशीष झा को अभी हाल ही में पता होगा आपको, व्हाइट हाउस जो है वहाँ पर कोविड-19 जो है उसके समन्वयक के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया। प्रतिक्रिया जो है उसको देने के लिए व्हाइट हाउस में इन्हें नियुक्त किया गया। सैफ अली जो है इनको कहाँ पर नियुक्त किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है सैफ अली को जो है अमेरिका की ओर से नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड, इस नीदरलैंड का जो है वो राजदूत अभी हाल ही में क्या किया गया, बनाया गया। अमेरिका का नीदरलैंड में राजदूत भारतीय मूल की सैफ अली को बनाया गया। सौम्या स्वामीनाथन जो है वो आपको पता होगा एमएस स्वामीनाथन की पुत्री है और मीना स्वामीनाथन और एमएस स्वामीनाथन की पुत्री है। और WHO जो है उसमें चीफ जो साइंटिस्ट है उसके पद पर वर्तमान में क्या कार्य कर रही है। और अभी हाल ही में जो है वो इनकी माता जो है इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है, जिनका नाम क्या था, मीना स्वामीनाथन था। मीना स्वामीनाथन जो है इनका निधन हो चुका है। स्वामीनाथन जो है इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। तो ये बात भी आप लोग शायद जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की रुख करते हैं और अगला सवाल हमारे सामने क्या है, नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन लागू करने वाली पहली विधानसभा। देखिए मैंने ये सवाल आपको हालांकि पहले करवा दिया, लेकिन मैंने इस सवाल को थोड़ा सा बदल कर दूसरे रूप में आज प्रस्तुत किया है। नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है। यही सवाल मैं ऐसे पूछूं कि देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी है, पेपरलेस विधानसभा कौन सी है, तो आप तुरंत जवाब देने की स्थिति में रहेंगे। देश की पहली पेपरलेस विधानसभा जो है वो अभी हाल ही में कहाँ की बनी है, तो नागालैंड की विधानसभा बनी है। ये सवाल निश्चित आएगा आगे वाले एग्जाम में। यहाँ पर है नागालैंड जो है यहाँ की विधानसभा पहली पेपरलेस विधानसभा बनने का इन्होंने क्या किया है, अपना गौरव हासिल कर लिया है। तो यहाँ की नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कौन सी है भैया, कोहिमा यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर जो है वो जगदीश मुखी का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। और फांगनोन कोन्यान जो है यहाँ की पहली बीजेपी की राज्यसभा सदस्य भी महिला बनी है यहाँ से, ये ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा, नागालैंड होगा। भगवंत मान पंजाब के नए सीएम बने। गोवा में आपको पता है प्रमोद सावंत बने हैं। और
मणिपुर में आपको पता है नई सरकार जो है यहाँ पर भी क्या की गई है, अभी गठित की गई है। तो ये वो राज्य हैं जहाँ पर अभी अभी क्या हुए हैं, चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सरकार बनाने का अवसर मिला है। तो ये जो है वो आपको ध्यान रखना है। मणिपुर जो है एन बीरेन सिंह, मणिपुर में एन बीरेन सिंह जो है वो नए सीएम बने हैं और गोवा में प्रमोद सावंत बने हैं और पंजाब में भगवंत मान बने हैं। नागालैंड जो है इसके संदर्भ में भी आप लोग बहुत सारी बातें जानते हैं। तो नागालैंड जो इसका सही जवाब होगा। पहली पेपरलेस विधानसभा को उस पेपरलेस के स्थान पर ही कौन सा ऐप बनाया गया, नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन जो है वो इसके द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। चलिए अगले बातचीत की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये सब बातें मैंने रख दी है। नागालैंड की सीमा किस किस के साथ लगती है, तो यहाँ पर आपके पास है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है भैया, अरुणाचल जो है इसके साथ इसकी सीमा टच होती है, उत्तरी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ। इसके अलावा इसकी सीमा जो है वो असम के साथ भी लगती है, असम के साथ भी लगती है। और नीचे जो है इसके कौन है भैया, मणिपुर है। इसके नीचे कौन है, तो मणिपुर के साथ भी इसकी सीमा क्या होती है, स्पर्श होती है। तो मणिपुर के साथ भी इसकी सीमा जो है लगती है। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और इधर वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो इसकी म्यांमार के साथ स्पर्श होती है। म्यांमार के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है, स्पर्श होती है। और असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लगती है। यहाँ की राजधानी की अगर बात की जाए तो मेरे दोस्तों क्या है, कोहिमा है। यहाँ की राजधानी क्या है, तो आपको अभी अभी मैंने बता दिया, कोहिमा यहाँ की है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल भी यहाँ पर क्या किया जाता है, मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए क्या है आज के लिए जानकारी आपके सामने। आज जो है वो 24 मार्च का दिन है और 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो है वो मनाया जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो इसकी वजह से ये होता है। वर्ल्ड टीबी डे आज हम लोग मना रहे हैं 24 मार्च 1882 को। जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरियम यानी जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज आज ही के दिन की थी, 24 मार्च को। इसी अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। टीबी के निदान और इलाज की बहुत मददगार साबित हुई। इस योगदान के लिए जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट 1905 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। और इस साल विश्व संगठन ने टीबी के सामाजिक और आर्थिक सेहत यानी हानिकारक नतीजों की दुनिया भर में अवेयरनेस फैलाने के लिए दुनिया में टीबी को खत्म करने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु की वजह से होता है और जीवाणु से होने वाला यानी बैक्टीरिया की वजह से होने वाला एक क्या है, रोग है। तो आज हम ये दिवस मना रहे हैं। जागरूक रहें दुनिया, तो अपने फेफड़ों को खराब होने से बचाया जा सकता है। अगली बात करें, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे पर सिंड्रोम को डाउन करने का जज्बा लेकर उड़ाए गुब्बारे जो है वो कल की बात है। ये 23 मार्च का ही न्यूज़पेपर है। तो यहाँ पर अगला देखिए, इसके बारे में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जरा सुनिए। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और डाउन सिंड्रोम के बारे में ये डिटेल से आप बात पढ़िए। रोमानिया की राजधानी जो है वो बुखारेस्ट है। इसमें डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे, किशोर और वयस्क युवा मानव आकाश के गुब्बारों से ढक देना चाहते हैं। मानव वे कहना चाहते हैं कि उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं कमतर हो सकती है, लेकिन उनके सपनों और आकांक्षाओं के आसमान की ऊंचाइयां बिल्कुल भी कम नहीं है। सोमवार को यह मौका था, सोमवार को मनाया गया। मित्रों ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे जो है वो मनाया गया कब, सोमवार को। इसी सोमवार को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। डाउन सिंड्रोम एक रोग है, आनुवंशिक रोग है, ये ध्यान रखना। यानी आनुवंशिक की अगर बात की जाए तो गुणसूत्रों में होने वाली जो विभिन्न प्रकार की कमियां हैं उसकी वजह से होता है। डाउन सिंड्रोम यानी ट्राइसोमी, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी है, जिसमें पीड़ित बच्चे अपने 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होता है। यानी 21वें गुणसूत्र पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है, इस वजह से ये डाउन सिंड्रोम होता है। यह एक आनुवंशिक विकार है। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के समय माता XX गुणसूत्र होते हैं, पिता में XY होता है। दोनों के क्रोमोसोम बच्चे तक पहुंच जाते हैं, XY और XX गुणसूत्र पहुंचते हैं। 46 क्रोमोसोम में से 23 माता के और 23 पिता से बच्चे को मिलते हैं। जब इन क्रोमोसोम के आपस में मिलने पर 21वें गुणसूत्र का डिवीजन नहीं हो पाता है, तब 21वें क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी तैयार हो जाती है और यही बच्चे में कई तरह के शारीरिक और मानसिक विकार का कारण बनती है। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी ही ट्राइसोमी 21 कहलाती है। 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाने के लिए 21 मार्च की तारीख तय की थी। इससे पहले डाउन सिंड्रोम से जुड़ी गतिविधियों की रिकॉर्डिंग के लिए 2006 से 2010 तक डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन सिंगापुर ने
DSD की वेबसाइट को होस्ट किया था। तो 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है, पहली बात ये ध्यान रखना। दूसरा, अधिकांश सवाल ये पूछा गया 90% बार कि भैया कौन से गुणसूत्र की जो ट्राइसोमी है उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है, तो 21वें गुणसूत्र की ध्यान रखना, एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से गुणसूत्र पर, तो 21वां गुणसूत्र ही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। 21 मार्च को ये दिन क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, इसलिए मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अभी जुलाई और सितंबर 2021 में शहरी बेरोजगारी 3.4% से घटकर 9.8% आई है। एनएसओ ने अभी आंकड़े गरीबी के बारे में जो है वो बेरोजगारी के मामले में आंकड़े जो जारी किए हैं उसमें ये कहा है, यानी शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों की बेरोजगारी दर जुलाई सितंबर 2021 में 3.4% घटकर 9.8 रह गई है। यह इससे एक साल पहले समान अवधि में 13.2 थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की जानकारी के सामने आई है। तो कौन जारी करता है, तो एनएसओ इसको जारी करता है, ये ध्यान रखना। त्रैमासिक जो आंकड़े जारी किए गए उसके हिसाब से आंकड़ा याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगली बात करते हैं, और क्या है हमारे सामने अगली खबर जरा देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है, और इसी दिन विश्व जो डाउन सिंड्रोम डे है वो भी क्या किया जाता है, मनाया जाता है। इस बार नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस की थीम जो है वो है वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, यानी भेदभाव के खिलाफ हमें किस प्रकार कार्रवाई करनी चाहिए, इसको लेकर 21 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। तो मित्रों, आप सभी को आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, मेरी ओर से बहुत बहुत आपको आभार। ये बात भी आप लोग देखते हुए कल फिर वापस अगली क्लास में मिलते हैं, तो आप सभी को थैंक यू। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिले, इसी आशा के साथ कि अगली क्लास में आप लोगों के लिए फिर मैं कुछ करंट अफेयर्स के सवाल लेकर हाजिर होऊंगा, प्लस राजस्थान का करंट अफेयर्स भी आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये सभी आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।